सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की क्लास में जो है हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे ग्रामर का। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्या, बिना किसी डिले का। लिखिएगा रूल नंबर 1, ऐसे लिख के डैश दीजिए। टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन। बिटवीन को ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ईच एंड एवरी, और ये हम खुद से नहीं बनाए, ऐसे तो रूल तो सब बुक में ही रहता ही है, लेकिन मेन होता है समझने का, समझ में आना चाहिए। डिफरेंस देखेंगे ईच और एवरी के बीच में, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है, क्या मतलब जो भी है देखते हैं। तो लिखिएगा, पहले तो टॉपिक लिखिएगा, दे लिखते रहिएगा साथ साथ। दे आर ऑलवेज फॉलोड बाई अ सिंगुलर वर्ब। ये तो पहले भी हम बता चुके हैं, याद होगा आप लोग को, कि ईच और एवरी जो है, लिखिए पहले दे आर ऑलवेज फॉलोड बाई अ सिंगुलर वर्ब, थोड़ा स्पीड में लिखना होगा, ठीक है। जैसे पहला हम एग्जांपल लिखते हैं, तब तक आप लोग लिखिए, ईच स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। दूसरा लिखे जैसे ईच, अरे यार, ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। एक और लिख देते हैं इसी बहाने, एवरी स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। तो देखिएगा, कहने का मतलब है कि डिफरेंस देखना है दोनों के बीच क्या होता है। डिफरेंस बहुत होता है, बहुत अच्छा खासा होता है। कहने का मतलब है कि पहली बात तो ये दोनों जो है, कभी भी अगर सब्जेक्ट के रूप में या कहीं भी दिखे तो इसके बाद जो है हमेशा सिंगुलर भाव आता है। चलिए सिंगुलर भाव इसके बारे में कुछ अब हम लोग देखते हैं। जैसे 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 नीचे देखिएगा, जैसे हम बोले एस का रूल हम बताए थे, एस का रूल याद है। एस किसके किसके साथ आता है, नाउन के साथ और नहीं तो वर्ब के साथ, ठीक है। जब यह नाउन के साथ एस आता है तो क्या कर देता है, उसको प्लूरल बना देता है, ठीक है। जब एस नाउन के साथ आता है तो क्या करता है, प्लूरल बना देता है, और जब वर्ब के साथ आता है तो सिंगुलर बना देता है ना। तो वही चीज है यहाँ पे, जैसे यहाँ पर बोले कि दे ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, यानी सिंगुलर वर्ब करने का मतलब अगर वो प्रेजेंट में होगा, जैसे सिंगुलर और प्लूरल किस में देखते हैं, प्रेजेंट टेंस में ही देखते हैं, क्योंकि पास्ट में तो ऑलवेज बी टू, ऑलवेज कम्स बी टू, पास्ट में हमेशा बी टू आता है, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है ना। तो हम लोग सिंगुलर या प्लूरल देखते भी हैं तो प्रेजेंट में ही ज्यादातर देखते हैं। तो वहां पे अब देखने को आपको मिलेगा, तो वर्ब में जब एस लगा होगा तो वो सिंगुलर होगा, तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब इसके बाद आता है। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या होता है। एक चीज हमको, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे पहले तो, हाँ एक और वही बता ही देते हैं, रुक जाओ। कहने का मतलब ईच रहे या एवरी रहे, ठीक है, दोनों के बाद अगर नाउन आता है, दोनों के बाद अगर नाउन आता है तो वो जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। ये भी रूल में मतलब ये भी पूछ देता है। जैसे आप लोग को, जैसे
पहले तो बता दिया कि ईच एवरी आ जाए, उसके बाद अगर नाउन आता है तो वो हमेशा सिंगुलर में आएगा। आपको क्वेश्चन कैसे देगा, जैसे ईच स्टूडेंट लिखा हुआ है यहाँ पे ईच स्टूडेंट्स कर देगा और बाकी सब कुछ वही रखेगा, तब भी गड़बड़ है, क्योंकि हमको पता है कि ईच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये भी रूल है, पहले तो ये भी पूछ देता है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है, जैसे ईच स्टूडेंट इज वेरी टैलेंटेड। कहने का मतलब ईच और एवरी का एक और बात देख लो, ये ईच जो होता है, ईच, इसका क्या प्रॉपर्टी होता है कि ये प्रोनाउन का भी काम कर सकता है और एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। लेकिन जो एवरी होता है ऑलवेज एक्ट्स एज क्या, एडजेक्टिव। ईच जो है प्रोनाउन भी बन सकता है और एडजेक्टिव भी बन सकता है, लेकिन एवरी जो होता है हमेशा किसकी तरह काम करता है, एडजेक्टिव की तरह। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे देखो ईच स्टूडेंट, तो ईच यहाँ पे आया हुआ है और स्टूडेंट भी आया हुआ है। स्टूडेंट क्या है, नाउन है। स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और जो नाउन के बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा ना। स्टूडेंट के बारे में तो बता रहा ना कि ईच स्टूडेंट, समझ रहे हैं, तो प्रत्येक स्टूडेंट, यानी यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव है। क्या बोले थे, वर्ब हमेशा कैसा आएगा, सिंगुलर। ईच पता है कि सिंगुलर होता है। ईच किसका फॉर्म होता है ये बताइए, बी का फॉर्म होता है ना। तो ईच जो होता है V5 होता है, याद होगा, है ना, एम, आर, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्लूरल होता है। बी का फॉर्म ये, लेकिन ये प्लूरल का होता है। ये आर तो सब प्लूरल के लिए आता है, लेकिन एम सिर्फ एक के लिए आता है, आई का तो एक अलग मतलब ड्रामा चलता है ग्रामर में, ठीक है। आई का एक अलग ड्रामा चलता है, जैसे एक बार डिस्कस करते हैं ड्रामा कैसा है। जैसे आई का देखो, जब यह इज एम आर वाला लेना होगा कुछ, तो ये अपना एक अलग बनाया है कि हमको एम चाहिए, ठीक है। जब यह ऐसे देखो, आई मतलब क्या होता है, मैं, यानी एक का बात हो रहा है, एक का बात है तो इसको तो सिंगुलर कंसीडर करना चाहिए, है ना। लेकिन ये जब हैव का बात आता है तो उसमें से हैव ले लेता है। अब बताओ हैव किसके लिए लगाते हैं हम लोग, प्लूरल के लिए लगाते हैं, याद है ना। उसी प्रकार जैसे वॉज वर है, तो अब यहां तो सिंगुलर है, लेकिन हम देख चुके हैं कि ये प्लूरल लेता है, तो उस हिसाब से तो वर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ फिर वॉज ले लेता है। समझ रहे हो, ये बहुत मतलब ये खेल खेलता है अपना कि हम अपना रूल पे चलेंगे भाई, तो इसको ध्यान में रखना होता है। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना चाहो तो कर सकते हो या बाद में कर लेना, इसे किए हुए हैं आप लोग पहले भी, ठीक है। पूरा रंगीन रंगीन कर देंगे एकदम जब अपने पास अवेलेबल है व्यवस्था तो क्या दिक्कत है। ये क्या हो गया, सिंगुलर। तो हम पढ़े थे कि ईच या एवरी कुछ भी आए तो एक तो नाउन हमेशा सिंगुलर आता है, ये भी सिंगुलर था, है ना। और वर्ब भी कैसा आता है, सिंगुलर। अब ये आगे भी देख ही लेते हैं। वेरी किसके लिए आया हुआ है, टैलेंटेड के लिए आया हुआ है, तो वेरी फिर क्या होगा, क्या होगा, स्टूडेंट टैलेंटेड है तो ये एडजेक्टिव होगा। पहली बार हम लोग एक चीज पढ़े भी थे कि कभी भी आईएनजी और ईडी किसी में लग जाए, मतलब V3 किसी में आ जाए, तो वो टेंस में तो होता ही है, लेकिन ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। याद है कुछ, याद है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जो एडजेक्टिव का भी काम करता है, तो यही है यहाँ पे। अब वेरी किसके बारे में बता रहा है, टैलेंटेड के बारे में, कि टैलेंटेड तो है, बहुत टैलेंटेड, तो ये क्या हो जाए। आगे देखे, अब यहां तक नोट करना है, जल्दी नोट साथ में करते रहना, ठीक है, टाइम नहीं देंगे इसमें। कुछ करना है तो जल्दी कर लो, जल्दी एकदम 10 सेकंड में। ऐसे ही हम सोचे थे, जैसे मेरे पास था एक व्यवस्था की पूरा एकदम लिखा हुआ था, लेकिन उसमें क्या होता है, हम समझाते रहते हैं, आप लोग पीछे हट जाते, फिर बहुत लोग वीडियो नहीं भी देखते हैं, तो फिर वहां दिक्कत है, इसीलिए लिख के हमको बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो ईच क्या काम कर रहा था, ईच किसका काम कर रहा था, एडजेक्टिव का। हम बोले थे ना, ईच जो है एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का काम करता है। अब यहाँ पे जो है प्रोनाउन का यूज देखते हैं। जैसे यहाँ देखो ईच, पहले तो ऑफ देखो, हम बोले थे ना कि ऑफ के बाद जो भी शब्द आता है, टिल, कब तक, जब तक कोई वर्ब ना आ जाए, तो ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट आता है वो पूरा ऑफ का प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं। याद है कुछ, तो यहाँ स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट क्या है, नाउन है ना। स्टूडेंट क्या है, नाउन है, और माई किसके बारे में बता रहा है, स्टूडेंट के बारे में, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। कोई दिक्कत, और ये पूरा क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट है,
ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जब ये ऑफ के बाद ही पूरा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट फिर कौन होगा? यही होगा ना, ईच होगा ना। अब ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो सॉरी सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनने का काम कौन कौन करता है? याद करिए एक बार, नाउन या प्रोनाउन। क्या ये ईच कभी नाम के रूप में देखे हैं? किसी का नाम ईच नहीं नहीं ना होता है, ईच नाम बोल देना। ईच तो एक खुजली को ही बोलते हैं, ईचिंग। तो ये क्या हो जाएगा फिर? प्रोनाउन हो जाएगा, होगा ना। और एक और चीज हम लोग देख चुके हैं कि ईच या एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, तो ये सिंगुलर वर्ब हो गया। कोई दिक्कत? फिर से वही सब तो देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं कि ईच जो है एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है और प्रोनाउन का भी काम कर रहा है। नोट करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब। और याद करिए, शायद हम लोग ये सब पढ़ भी चुके हैं, याद है कुछ, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि 100 इंपॉर्टेंट रूल जो बहुत पूछता है ये एग्जाम में। आप 12th में भी पूछे हुए हैं यहाँ तक कि हमको लगता है। 12th तो कभी उतना जाएगा नहीं, 12th तो हम बोले ना बेसिक भी अच्छा से जो कर लिया है वो 12th में कर ले जाएगा, और कुछ प्रैक्टिस कर लिया है। लेकिन पढ़ ले रहे हैं इसलिए ताकि बार बार ना पढ़ना पड़े आगे, ठीक है। अब देखो एवरी के बारे में क्या बताए थे? एवरी के बारे में क्या बताए थे कि हमेशा एडजेक्टिव की तरह काम करता है, बस इसके बारे में कुछ ज्यादा है नहीं। जैसे यहाँ देखो और ये एक चीज फिर से हम बोल रहे हैं, ईच या एवरी के बाद हमेशा जो नाउन आता है वो कैसे किस में आएगा? सिंगुलर में आएगा। यहाँ देखो एवरी स्टूडेंट, यहाँ एस लगा करके आपको एरर दे देगा, एस लगा करके गलती देगा और बोलेगा कि इसको सही करिए। तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए? एस नहीं होना चाहिए, है ना। एस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो कलर 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 खेल रहे हैं हम लोग ना, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट क्या होगा? नाउन होगा, और ये इसके बारे में बता रहा है कि एवरी स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट कैसा? एवरी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के बारे में अधिक जानकारी दे रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो, हम पहले ही बोल चुके थे कि ईच और एवरी के बाद हमेशा जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। तो ये सिंगुलर हो गया, और ये सब देख चुके हैं। तो ये हमारा रूल होता है, यहीं पे खत्म। अगर आप लोग को एक लिखना है तो नोट में लिखिए, एक बार लिख लीजिए। जैसे ये तो हम बता चुके हैं कि दोनों का काम कैसे कैसे होता है, लेकिन नोट लिखिए, एक नोट लिखिएगा। ईच कैन प्ले, ईच कैन प्ले द रोल ऑफ बोथ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, हाउएवर एवरी is used as an adjective only, ठीक है। जल्दी लिखिए, फिर बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पे। ये भी बहुत, अगला रूल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी शायद हम बता चुके हैं पहले भी। हो गया, आगे बढ़े, बढ़ते हैं। स्पीड बढ़ाना होगा, हम पहले ही बोल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं राइटिंग का। हो गया हो गया हो गया हो गया, आगे बढ़े। देखो ये पता है इसका क्या खास बात है? अनलिमिटेड पेज ऑफ मतलब है, इसको हम जितना चाहे उतना इसमें लिख सकते हैं, इसका खास बात है। इसीलिए इसको हम चुने हैं वो उसके जगह पे, पावर पॉइंट की जगह पे, ठीक है। 100 साइज पे ले आते हैं ना, नॉर्मल साइज पे। अरे ये तो 50% आ गया भाई। ना 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 ना, अरे रुक जा रुक जा, इतना पे नॉर्मल था। चलो चलिए, रूल नंबर 2, ठीक है, लिखिएगा। बोथ 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 एंड नॉट, both and not cannot be cannot be used together, ठीक है। इन सच केस
In such case, B can use अरे B can use क्या, neither nor. Which H है, बड़ा दिक्कत है. Which is used when we want to say that two or more things are not true. अब इसका मतलब हम समझा देंगे, रिलैक्स. पहले इसको लिखिए जल्दी से एकदम, तब तक हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं. Neither Ram nor Shyam is going to visit this place. हो गया? थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं ना. दूसरा एग्जाम्पल एक और है, उसको भी लिख लेते हैं. जैसे दिस इज a war which neither side can win. ठीक है? हो गया यहां तक? चलिए समझते हैं. देखो, सबसे पहली बात, कभी भी जो है, कभी भी बोथ और नॉट जो है, बोथ और नॉट, वो कभी भी साथ में यूज नहीं होता है. आपको लिख करके देगा कि राम एंड श्याम बोथ आर नॉट गुड, ऐसा करके लिख करके दे देगा, लेकिन वो गलत है. बोथ जो होता है, बोथ वो आता तो एक से दो ज्यादा के लिए है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव सेंस में. ठीक है? इसके साथ कभी भी नॉट नहीं आता, पहली बात. तो फिर यूज कैसे करेंगे? जैसे हमको एक से ज्यादा का या दो का बताना हो कि नहीं, दोनों में से कोई नहीं है. ठीक है? तो फिर क्या यूज करेंगे? तो उस केस में, इन दिस केस, हम लोग क्या यूज करेंगे? नाइदर नॉर का. पढ़ भी चुके हैं, याद करिए. ठीक है? विच इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू से, जब हम लोग कहना चाहते हैं दैट टू और मोर थिंग्स आर नॉट ट्रू, जब दो या दो से अधिक चीज जो है सच नहीं है, तब इसका यूज किया जाता है, या तो नाइदर का या नाइदर नॉर का. जैसे एग्जांपल देखिए, नाइदर राम नॉर श्याम इज गोइंग टू विजिट दिस प्लेस. और इसका एक चीज बताया था, याद करिए, कि नाइदर नॉर जब भी आता है तो फिर सब्जेक्ट किसके अनुसार हम लोग लेंगे? तो सब्जेक्ट हमेशा नॉर वाले के साथ, मतलब एकदम नियरेस्ट वाला जो होगा, जो वर्ब के नियरेस्ट, जैसे नॉर वाला होता है, तो इसके अनुसार लेंगे. कोई दिक्कत नहीं. तो श्याम यहाँ पे क्या था? सिंगुलर. ऐसा तो दोनों सिंगुलर ही था. श्याम सिंगुलर था तो इज आ गया यहाँ पे सिंगुलर वर्ब. कोई दिक्कत? गोइंग क्या है? मेन वर्ब इसका. टू क्या है? टू विजिट पूरा जो है ये क्या है? ये इन्फिनिटिव है, याद करिए. टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म. टू प्लस, अरे कहाँ गया? टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म या V1 फॉर्म जो होता है, हमेशा किसका काम करता है? तो दिक्कत दिस क्या होगा? प्लेस क्या होगा? तो प्लेस है नाउन, और दिस इसके बारे में बता रहा, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव. समझ में आ रहा है ना? ज्यादा इस पे हम क्या बताएं कि ये समझ में आ रहा है ना? इतना तो इतना बार हो चुका है कि. आगे देखिएगा, दिस इज अ वॉर विच नाइदर साइड कैन विन. नाइदर साइड बोला जा रहा है. जैसे वॉर तो होता है कि वॉर क्या होता है? एक से अधिक लोगों के बीच में भी होता है, एक से अधिक कंट्री के बीच में भी होता है. तो वही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये एक ऐसा मतलब युद्ध बन चुका है, इसमें कोई भी पार्टी जीत नहीं सकता है. ये चलते रहेगा, जैसे अभी चल रहा है ईरान और किसका, इजराइल, और जो भी हो, इजराइल ईरान, तो उसमें अब अमेरिका भी शामिल हो गया है, बोल रहा है कि अब तबाह करके रख देंगे.
मतलब धीरे 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 यही मतलब धीरे धीरे हो जाए। बहुत सारा वीडियो देख रहे हैं आजकल रील्स में कि बता रहा है कि समय था, कैलेंडर रिपीट होता है, तो कैलेंडर के हिसाब से 1900 समथिंग में ऐसा हो चुका है, तो फिर हाँ जो भी हो, हाँ तो ऐसा कैलेंडर ये रिपीट हो रहा है, तो फिर यहाँ भी सब कुछ ऐसा है जब प्लेन के क्रैश हो गई, मतलब उसको रिलेट करके बताया जा रहा है। पता नहीं ऐसा हुआ तो उस हिसाब से बताया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड वॉर इतना आसान नहीं है। अगर अब वर्ल्ड वॉर होता है तो भयंकर जेनोसाइड होगा, यानी कि पूरा मतलब समझो खत्म, लगभग आदमी खत्म हो जाएगा दुनिया से, क्योंकि परमाणु है। परमाणु परमाणु का क्या दिक्कत है ना, आगे चल के भी दिक्कत क्या करता है कि उस समय तो वो पूरा एकदम खत्म कर ही के रहेगा, आगे के लिए भी असर छोड़ के जाता है वो। अभी कहा जाता है कि जापान में जो छोड़ा गया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, अभी तक उसका असर है, अभी तक उसका असर चल रहा है। देखो वॉर से हम लोग कहाँ कहाँ चले गए। तो ये वॉर है जिसमें बीच किसके लिए आता है, इस सामने वाले के लिए। एक एंटीसीडेंट, याद करिए बीच क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसका एंटीसीडेंट ये सामने वाला होता है, तो उसके लिए आता है। तो बीच नाइदर पार्टी, जिसमें कोई भी पार्टी क्या होगा, जीत नहीं सकता है। ठीक है, नोट करके लिखिएगा। ये हो गया ना, ये हो गया है ना। अरे किसमें लिख रही हो, चलिए हो गया। नोट में लिखिएगा। कि नाइदर, नहीं लिख पाएंगे तो चलेगा, लेकिन बता चुके हैं ऑलरेडी। नाइदर अलाउज यू, नाइदर अलाउज यूज टू में, नाइदर अलाउज यू टू यूज, नाइदर इज यूज टू मेक, अरे नाइदर इज यूज टू मेक a negative statement about, अच्छा ये सब जो लिखाया जाता है, ये सब समझ में आता है हल्का फुल्का भी? अगर समझ में आता है तो सही है, नहीं तो समझा करो। ये सब छोटा मोटा सब सेंटेंस है, इसको एटलीस्ट इतना रखो कि खुद से समझ सके। ठीक है क्या बोला, टू पीपल और थिंग्स एट द सेम टाइम। ठीक है, नाइदर गोज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल। देखो बोला भी जा रहा है, नाइदर जो है हमेशा, नाइदर गोज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, we use it to say, we use it to say not either, in relatable to two things। चलिए इसको हम बताते हैं, जल्दी लिखिएगा एकदम फटाक से, फटाक से फुर। कौन करता है गुड नाइट मच्छरों का हाइलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं ना जब हम लोग, तो क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा, बताएं। नाइदर यूज किया जाता है, अरे इसको और मोटा करो भाई, नाइदर यूज किया जाता है टू मेक अ निगेटिव स्टेटमेंट, मतलब नकारात्मक सेंटेंस स्टेटमेंट बनाने के लिए, अबाउट टू पीपल और थिंग्स, दो लोगों या चीजों के लिए। ठीक है, एट द सेम टाइम, एक ही समय में जब दो लोगों को हमको बताना हो कि ये निगेटिव कुछ
दो लोगों या दो चीजों के बारे में निगेटिव चीज बताना हो हमको, तो नाइदर का इस्तेमाल कर दे। जैसे बोले थे ना कि नाइदर राम, यहाँ देखो जैसे बोले थे नाइदर राम नॉर श्याम, ठीक है। या फिर यहाँ देख लो दिस इज अ वॉर विच नाइदर साइड कैन विन, ठीक है। तो ये दो लोगों या चीजों के लिए एक साथ निगेटिव बताने के लिए होता है। नाइदर गोज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसको बोलते हैं? मतलब सिंगुलर नाउन हो और उस जिसको काउंट भी किया जा सके, दैट इज सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। सिंगुलर छोड़ो, रहने दो, ज्यादा इस पे क्या बोले। नाउन बी यूज इट टू से क्या, नॉट आइदर। मतलब जब हम लोग इसका यूज कर, पहले तो यूज करते हैं इसका हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, और क्या करने के लिए, तो ये कहने के लिए कि नॉट आइदर। आइदर मतलब क्या होता है, प्रत्येक, है ना। तो उसमें नॉट आइदर यानी दोनों में से कोई नहीं जब करना होता है तब हम लोग नाइदर का यूज करते हैं। वही बात है फिर से, रिलेटेबल टू टू थिंग्स, दो चीजों के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल पे चले क्या? चले क्या? चले क्या? अरे बोला करो ना थोड़ा सा, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? ऐसे ऐसे तो हम लोग पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल अभी बताने जा रहे हैं हम। लिखिएगा रूल नंबर 3। अच्छा एक बात पूछेंगे हम, ये ऐसा जो अभी चल रहा है इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है? मतलब होता है ना कि मास्टर साहब सामने रहना चाहिए, वैसा वाला सामने तो है ही, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे तो इसमें भी तो बढ़िया दिखाई देता है, इसमें तो और है कि पूरा ध्यान उसी पे रहता होगा। चलो लिखिएगा, देयर आर, इतना स्पेलिंग इसमें गड़बड़ लिया, 3 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस याद है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 12th में भी बहुत पूछता है। पहला जैसे, पहला क्या होता है, कंडीशन पॉसिबल टू फुलफिल। दूसरा होता है कंडीशन इन थियरी पॉसिबल, मतलब जो बोलते हैं ना सैद्धांतिक वाला कुछ, थियरी पॉसिबल टू फुलफिल। इसका मेन समझने वाला था, समझ, अरे इसमें डबल एल नहीं सिंगल एल होगा, ठीक है। द थर्ड वन कंडीशन, देखो इसका समझाने के लिए तो समझाएंगे, लेकिन मेन इसका स्ट्रक्चर याद रखना बहुत जरूरी होता है। नॉट पॉसिबल टू फुलफिल, क्या क्या बोले, थियरी, थियरी, हाँ, THEORY। जल्दी करिए, अब एक एक करके इसको समझेंगे। जैसे पढ़े थे हम लोग, याद करिए, जब एक सेंटेंस फ्यूचर में एक के बाद एक लगातार आए तो पहला सेंटेंस सिंगुलर में होता है, दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में होता है। जब हम कंडीशन बताना होता है कि ये होता तो ये कर लेता, तो यही सब कंडीशनल है यहाँ। इसमें गड़बड़ लिखा हुआ है।
हो गया। लिखिएगा। मतलब इसका पहले मतलब समझा देते हैं हम। कंडीशन जो पॉसिबल होता है जिसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है। एक होता है कंडीशन जो थियरी पे बेस्ड होता है कि ये होता तो ऐसा करता है, समझ रहे हो। और एक जो पॉसिबल नहीं होता है उसका बात करते हैं। जैसे मान लो कि बोलते कि अगर मैं तुमको देखता या कुछ भी तब मैं गाड़ी रोकता, यानी पॉसिबल नहीं था या कुछ भी ऐसा। तो एक पॉसिबल नहीं होता है और उसको बस कंडीशन के तौर पे लेते हैं। अब इसमें लिखिएगा पहला, पहला लिखिएगा इफ क्लोज इन प्रेजेंट टेंस। इसका फॉर्मूला है या स्ट्रक्चर बोलो, पहले तो इफ आएगा, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट, और उसके बाद फिर सिंपल फ्यूचर आएगा। जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं हम, इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। बताइएगा ये सही है कि गलत है। जैसे ये इफ क्लोज जो प्रेजेंट टेंस का होता है, इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में एक के बाद एक काम। जैसे बोला यहां जा रहा है कि अगर मैं दिल्ली आया, अगर मैं दिल्ली आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। तो उस हिसाब से आऊंगा, गा गा वाला जो पढ़े थे याद करिए, जो फ्यूचर वाला होता है तो उसमें बिल या सैल आता है। तो वहां पे बिल लगाना सही है, लेकिन असल में ये गलत होता है, ठीक है। यहाँ पे बिल लगाना, ये लगाने से तो सही लग रहा है कि मैं आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, लेकिन असल में ये गलत होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो इस पे बनता है। इफ आता है उसका जो ये, जैसे इफ के साथ जो पहला क्लोज आ गया, ये क्लोज पता है ना, सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, याद है ना। तो इफ के बाद जैसे पहला क्लोज आ गया, ये दूसरा क्लोज आ गया, तो पहला क्लोज जो हमेशा होगा सिंपल प्रेजेंट में। सिंपल प्रेजेंट क्या बोल रहे हैं, जैसे बोले इफ आई, अब यहाँ पे बिल नहीं आएगा, डायरेक्ट कम आएगा। इफ आई कम, इफ आई कम टू दिल्ली, उसके बाद जो है आई विल मीट यू, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आगे क्या है, पहला तो होगा सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट ये है क्या, कम, है ना। V1 फॉर्म तो सिंपल प्रेजेंट, और अगला जो होगा वो सिंपल फ्यूचर में आएगा, यानी बिल या शैल आएगा। उसके बाद एक V1 आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है सो। अब बिल के बाद V1 आता है, ये भी आप लोग को पता ही है क्यों आता है। बिल के बाद या शैल के बाद क्यों है जो है हमेशा V1 आता है, क्योंकि ये मॉडल होता है, और मॉडल के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं कि V1 आता है, और ये मॉडल तो होता ही है, पढ़ चुके हैं। बिल, शैल, विल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ought टू, यूज टू, नीड, डेयर एंड सो ऑन। 13 होता है ना, 13। तो यहाँ पे जैसे इफ आई विल कम था, तो उसको हटा करके पहला जो है सिंपल प्रेजेंट में आएगा, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। पहला यहाँ तक था, हो गया। यदि मैं दिल्ली, इसका हिंदी होता है वही, यदि यदि मैं दिल्ली आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। लेकिन स्ट्रक्चर में कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट लगा देते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, सेकेंड लिखिएगा अब। सेकेंड लिखिएगा, इफ क्लोज इन पास्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है इफ प्लस सिंपल पास्ट और सब्जेक्ट, उसके बाद जो क्लोज आएगा वो सब्जेक्ट प्लस वुड और प्लस V1। जल्दी लिखिए।
मतलब ये जो लिख रहे हैं हम लोग इफ क्लोज पास्ट टेंस में, ये मतलब इम्प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना दिखाता है, मतलब संभावना नहीं दिखाता है बोल सकते हैं। कि जैसे इसका जब सेंटेंस लिखेंगे तब पता चलेगा। जैसे सेंटेंस लिखिएगा, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू यू। कहने का मतलब कि यदि मेरे पास पैसा होता, यदि मेरे पास पैसा होता तब तुमको हम उधार देते, यानी पैसा मेरे पास नहीं है, यानी संभावना नहीं दिखाता है ये। ठीक है, पैसा होता तब तुम उधार देते, पैसा है ही नहीं, ये संभावना को न दिखाता है, नहीं होने का दिखाता है। ठीक है, इसका हिंदी होगा, यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता या तुमको उसको उधार देता, लेकिन है ही नहीं। ठीक है, तो वही बताने के लिए होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां जो लिखा हुआ है इफ आई हैड मनी, इसका मतलब क्या है पता है? कि मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? पैसा नहीं है, क्योंकि इफ बता रहा है। देखो इफ जो है, इफ का मतलब क्या होता है? यदि। ये कंडीशन दिखाता है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, यदि मैं दिल्ली आता तो तुमसे मिलता, यदि मेरे पास पैसा होता तो मिलता, यानी उस समय नहीं किए हुए हैं वो। जैसे ऊपर वाले में देखे थे कि मैं दिल्ली आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, लेकिन अभी तक गए हुए हैं क्या? नहीं, बता रहे हैं कि आऊंगा तब मिलूंगा। यहाँ है, यदि मेरे पास पैसा होता तब मैं तुमको उधार देता, यानी नहीं है मेरे पास, है ना। नेक्स्ट लिखिएगा लास्ट, इसको लिख लिया ना? है, लिखिएगा सी, इफ क्लोज, अरे इफ क्लोज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसको डेली रिवीजन करिएगा, बोल दे रहा है पहले ही, क्योंकि यही अब करना ही है, यही करना है। एक दिन प्रैक्टिस करना है हम लोग को, थर्सडे को प्रैक्टिस करेंगे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे रूल्स देखेंगे, और एक दिन प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया। क्या हो? अरे यार, बंद क्यों हो गया? अच्छा, नेटवर्क हिमांशु मोबाइल लेके चला गया। अच्छा लिखो, हम बोल के लिखवा रहे हैं तब तक, बहुत दिक्कत है। इफ क्लोज इन पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ये तो लिख चुके हैं ना। इफ क्लोज, हाँ पहले ये लिख लीजिए ना ऊपर टॉपिक, इफ क्लोज इन पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है। स्ट्रक्चर लिखिएगा, स्ट्रक्चर लिखिएगा, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस वुड WULD, वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस हैव प्लस V3। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिएगा, इफ आई हैड सीन यू, if I had seen you, if I had seen you, I would have stopped my car, stopped STOPPED, stopped। फिर से बोल देते हैं, if I had seen you, I would have stopped my car, तो मैं गाड़ी अपना रोक लेता। इसका मतलब क्या है? कि यदि मैं तुमको देखता, ठीक है सुनो, यदि मैं तुमको देखता तब गाड़ी रोकता, यानी नहीं देखे थे, है ना, नहीं देखे थे। तो जितना भी सेंस है इसका मतलब ना होता है, लेकिन हम लोग कंडीशन में दिखाते हैं कि यदि होता तो ऐसा होते ना। यदि मैं राजा होता तो एक रानी मिलती, यदि मैं सुंदर तो इसे है, सुंदर होता तो एक कन्या अच्छी सुंदर मिलती, ऐसा। ठीक है, यदि मेरे पास नौकरी होता तो मेरे पास पैसा होता, यदि मेरे पास नौकरी होता तो मेरा इज्जत लोग करता। ऐसे भी इज्जत नहीं है, ऐसे इज्जत नहीं उतना मिलता है घर में भाई, बिना नौकरी का कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं।